वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। यूपीपीसीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और मेंस की डेट भी आ गई है जो कि मार्च लास्ट में है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका टॉपिक लेते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बेसिकली मेंस की डेट आ गई है। लास्ट मोमेंट पे होता क्या है कि हम लोग थोड़ा काफी ज्यादा कंटेंट हो जाता है और लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे पास रेडीमेड चीज़ों की कमी है। तो इस सीरीज का पर्पस क्या है? तो 2 मिनट के लिए इसका पर्पस देख लेते हैं कि ये वीडियो एग्जैक्टली ये सीरीज क्यों क्यों बनाई जा रही है। तो इसका पर्पस है कि यूपीपीसीएस मेंस में 6 पेपर्स होते हैं जीएस के और हर पेपर में अराउंड 20 क्वेश्चन एक्सेप्ट जीएस 4 को छोड़ के 20 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए लेस देन 10 मिनट्स मिलती हैं। तो 10 मिनट में हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है और फिर उसके बाद हमें अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट बना करके कि हम इसके इंट्रो में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे और फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे और विद इन 9 मिनट्स में अराउंड 200 वर्ड्स के आसपास हमें एक आंसर भी लिखना है। तो इस टाइम में क्या होता है कि हर क्वेश्चन के बारे में हम इतना नहीं सोच पाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि बेसिकली किसी भी पेपर में हमारा टारगेट ये होना चाहिए बेसिकली जो भी आंसर लिखने जा रहे हैं, जो भी मेंस लिखने जा रहे हैं, तो किसी भी पेपर में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस बेसिकली आपके पहले से तैयार होने चाहिए, उनके आपके पास रेडीमेड आंसर होने चाहिए। आंसर नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनके उनसे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए कि इंट्रो के लिए कीवर्ड्स, इंट्रो के लिए की फ्रेज, कंक्लूजन में क्या यूज किया जा सकता है और बॉडी में बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसी में जो इस सीरीज का बेसिकली पर्पज यही है कि इन पॉइंट्स को या फिर ये रेडीमेड जो आंसर्स हैं तो कुछ टॉपिक्स पे इन्हें जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं या मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उन पे इनमें कुछ ऑर्डर जो मसाला है, मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो पहला टॉपिक है जो लिया है हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसको लेने का रीजन कि ऑब्वियसली इसका जीएस का ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीएस 1 का, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 में और 23 में। अब 25 में आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 was a turning point in Indian history analyze। और सेकंड क्वेश्चन है अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को तो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको जनरली हम उसके आंसर को हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी जो क्वेश्चन की डिमांड है और फिर उसका कंक्लूजन। तो हम इसमें बेसिकली क्या क्या इंट्रोडक्शन हम यूज कर सकते हैं और क्या क्या कंक्लूजन हम जनरल जो होंगे और बेसिकली उन्हें हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आप उसे अपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उन्हें ट्विस्ट कर सकते हो और बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो इनमें हम मोर देन 1 पॉइंट देंगे, लेकिन अपने हिसाब से उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ द एग्जाम उस टाइम पे हमें कितना याद आता है वो हम देखेंगे। तो जैसे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन जैसे ये इंट्रोडक्शन 1 है जिसे हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव innovations over the year had adversely affected the positions of all
रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, सिपॉइज, जमींदार्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा। तो इसमें हमने बेसिकली ये एक तरह से हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन रीजन बेस्ड है कि क्यों हुआ 1857 का रिवॉल्ट, तो हम यहाँ से इसे शुरू कर सकते हैं, या जनरल क्वेश्चंस में भी हम इसे शुरू कर सकते हैं यहाँ से। ये थोड़ा क्रिस्प छोटा अगर इंट्रोडक्शन लिखना तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड एज अ significant moment in the Indian history as it represented the first large scale resistance against British rule. Though unsuccessful, it had deep political, social and ideological implications. तो ये बेसिकली इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन रहे, क्या इम्प्लीकेशन रहे, इसके क्या अफेक्ट रहे, वो हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस वाले इंट्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं। और ये है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 marked a decisive turning point in Indian history as it transformed the nature of British rule and redefined future colonial strategy। तो ये बेसिकली जैसे क्वेश्चन था कि टर्निंग पॉइंट है ये इंडियन हिस्ट्री में, तो ये क्यों टर्निंग पॉइंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला इंट्रोडक्शन यूज किया जा सकता है। तो अब इसके बॉडी के लिए हमारे पास कुछ फॉर्डर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसके कॉजेज, क्यों हुआ था, उसका फिर नेचर, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये तीनों क्या क्या थे ये इन पे हम देखेंगे, और बेसिकली इसका कोर्स बेसिकली ये कैसे कैसे हुआ तो वो भी हम देख सकते हैं। तो कॉजेज में ये बेसिकली सेवन टाइप्स के कॉज लिए हैं कि इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशियोलॉजिस्ट कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव influence of outside events and discontent among sepoys और immediate causes। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज। तो इकोनॉमिक कॉजेज में जब हम देखेंगे तो वही रूरल इंडेप्टनेस, तो जो और पेजेंट्री, ये कर्जे में थे बेसिकली। मिजरी ऑफ आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट, ये बेसिकली बाहर से ट्रेड में, बाहर से जब इम्पोर्टेड सामान आने लग गया था रेडीमेड, तो इनकी हमारे जो आर्टिसंस थे और हैंडीक्राफ्ट थी उसकी कंडीशन खराब होने लग गई। इंडियन ट्रेड, वन साइड ट्रेड होने लग गई थी, और जमींदार्स की कंडीशन। तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए इन टॉपिक्स के लिए, हम इनको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन की डिमांड पे रहेगा। सेकंड है पॉलिटिकल कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉजेज में जो इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी थी, जो ये सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में काफी रोल रहा है इनका। इन्हीं की वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो रिवॉल्ट पे आए। फिर आते हैं सोशियो रिलीजियस। तो सोशियो रिलीजियस में रेशियल ओवरटोन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी, और जो रिफॉर्म करने का भी, जो रिफॉर्म्स वाला टाइम था वो भी यही था। तो सती और विडो रीमैरिज, इस तरह के एक्ट जो आए, उनसे लगा कि हमारे ये रिलीजियस या हमारे कल्चरल उसमें ये इंटरफियर कर रहे हैं। टेम्पल और मॉस्क पे टैक्स लगाना, और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, इनसे ये 1857 के लिए वन ऑफ द कॉज रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज बेसिकली करप्शन काफी हाई लेवल पे था इस टाइम पे, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, तो इसमें हम अफगान वॉर कहाँ गया, अफगान वॉर जो कि 1838 में हुआ, और क्रीमिया वॉर जो 1854 में हुआ। तो इनसे क्या हुआ कि इनमें ब्रिटिश की बेसिकली हार रही, तो उससे ये हुआ कि इनकी जो इनविंसिबिलिटी थी उस पे अब, कि ये इनविंसिबल हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता, उस पे अब वो जो मिथ था वो टूटा।
नेक्स्ट है डिस्कंटेंट अमंग सिपाहीज, तो जो सिपाही थे उनके अंदर डिस्कंटेंट था, उसके वेरियस रीजंस थे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन बियरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स पे, जो कास्ट और कास्ट से रिलेटेड जो सिंबल्स थे उन्हें पहनने पे रिस्ट्रिक्शन था। र्यूमर ऑफ प्रोसेलिटाइजिंग, जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, काफी वेरी लो इमोल्यूमेंट्स और भत्ता फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं दिया गया। एनेक्सेशन ऑफ अवध, सबॉर्डिनेट्स डिस्क्रिमिनेटेड, जो सबॉर्डिनेट थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। और बेसिकली जो भी ये सिपाहीज थे वो पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म थे, तो डिस्कंटेंट अमंग सिपाहीज भी वन ऑफ द रीजन है। फिर इमीडिएट कॉजेज में बॉर्न डस्ट मिक्स्ड विद आटा, तो जो सिपाही थे उनके अमंग ये रूमर या फिर ये इंफॉर्मेशन फैली कि जो आटा है उसके साथ बोन डस्ट मिक्स हो रही है। और जो नई एनफील्ड राइफल उन्होंने वो लाए थे उसकी कार्ट्रिज जो थी वो काव और पिग फैट से बनती थी, तो जिसे कि मुंह से चबा के खींचना होता था। तो ये भी वन ऑफ द इमीडिएट, ये वन ऑफ द कॉज नहीं है, इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट शुरू हुआ। फिर ये फेल हुआ, तो इसके रीजन ऑफ फेलियर क्या है, तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था, साउथ और ईस्ट इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सारी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया, तो जैसे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी ज्वाइन नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था इसे। और जमींदार एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर टू द स्टॉर्म, तो जमींदार ने भी एक तरह से इसे सपोर्ट नहीं किया था, तो जमींदार ने इस रिवॉल्ट को जो खत्म करने में, तो ब्रेक वाटर टू द स्टॉर्म, जो तूफान टाइप से आया था उसके लिए ब्रेक वाटर की तरह काम किया जमींदार ने। पुअर आर्म्स एंड रिसोर्सेज, पुअर आर्म्स थी जिनकी क्वालिटी काफी मतलब खराब थी एज कंपैरिजन टू ब्रिटिश, क्योंकि ज्यादातर के पास वही नॉर्मल अपने नॉर्मल हथियार थे कि भाला बना लिया, धनुष बना लिया, उस टाइप के। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था और सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं थी, तो इसमें जो बहादुर शाह जफर को जिसको सेंट्रल लीडरशिप दी गई थी वो भी काफी वीक पर्सनैलिटी माने जाते हैं। नेचर ऑफ रिवॉल्ट क्या था, अगर नेचर ऑफ रिवॉल्ट के लिए जो ये लाइन हम अपने लिए याद रख सकते हैं कि इसको लिख देना है कि हिस्टोरियंस डिफर वाइडली रेंजिंग फ्रॉम सिपाही म्यूटिनी लॉरेंस टू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सावरकर, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जनरली कहा कि सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड विद नो पॉपुलर सपोर्ट। वी.डी. सावरकर ने कहा प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, और डॉक्टर एस एन सेन के अकॉर्डिंग बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जैसे आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो जो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है इस रिवॉल्ट की, तो वो क्या क्या है, ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। तो एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो फॉरेन रूल को अपोज करने के लिए था, ब्रिटिश डोमिनेशन को रेजिस्ट करने के लिए, और फाइट फॉर सेल्फ रूल के लिए। रिस्टोरेशनिस्ट आइडियोलॉजी, तो ये आइडियोलॉजी बेसिकली मोटे मोटे 5 पॉइंट है, इनमें हम कवर कर सकते हैं कि क्या क्या आइडियोलॉजी थी। तो रिस्टोरेशनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, जो पुराना जो ऑर्डर था उसी को रिस्टोर किया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया था, बहादुर शाह जफर को एज मुगल एम्परर और जो ट्रेडिशनल सोवेरेनिटी थी उस पर रिटर्न होना है। रिलीजियस एंड कल्चरल डिफेंस, प्रोटेक्ट रिलीजन एंड कल्चर, तो इसमें क्या था कि फियर ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, ग्रीज कार्ट्रिज इशू एज रिलीजियस सिंबल, सेफ गार्ड ओल्ड कस्टम, तो जो ओल्ड कस्टम थे उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई, तो कॉमन रिवेलियंस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, जॉइंट लीडरशिप, बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया, शेयर्ड रेजिस्टेंस और यूनिटी बियॉन्ड रिलीजन। इसी वजह से इसके बाद में उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करना शुरू किया।
मोरल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो पीजेंट ग्रीवेंस ओवर टैक्सेस एंड लैंड, और आर्टिसंस एंड सिपॉइज अगेंस्ट इनजस्टिस। तो ये हम आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, ये 5 डायमेंशन हम लिख सकते हैं। क्या क्या है? एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, रिस्टोरेशनिस्ट आइडियोलॉजी, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफेंस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मोरल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेस्ट। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेज को भी हम अलग अलग डायमेंशंस के अंडर ले सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, नेशनलिस्ट, साइकोलॉजिकल। तो ये अराउंड 8 पॉइंट्स हो गए हैं। इनमें से एग्जाम के टाइम पे अगर 6 भी याद आते हैं तो 6 या 5 तो उनको पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं। तो जैसे पॉलिटिकल में एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म हो गया था, फिर क्राउन का रूल आ गया था, और क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, और जो प्रिंसेस, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके टुवर्ड, उनके तरफ फ्रेंडली पॉलिसी, उनके लिए फ्रेंडली पॉलिसी बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या 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 चेंजेज आए? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, स्ट्रॉन्गर ब्यूरोक्रेसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की गई। मिलिट्री में आर्मी रीऑर्गेनाइज की गई, हायर रेशियो ऑफ यूरोपियन रखा गया, और जो मार्शल रेसेस थे उनसे रिक्रूटमेंट। सोशल इशूज, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे कि सोशल रिफॉर्म्स जो थी, जैसे सती सती एक्ट जो आया था, और विडो रीमैरिज वाला जो आया था, तो इस तरह की उन्होंने रिफॉर्म्स को करना बंद कर दिया, और रिलीजन में इंटरफियर करना बंद कर दिया। रिलीजियस क्या क्या चेंज आए थे? प्रॉमिस ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, वही कि नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, और रेस्पेक्ट फॉर कस्टम्स टू अवॉइड अनरेस्ट। तो ये दोनों बेसिकली सोशियो और रिलीजियस एक सिंगल पॉइंट में ही कवर किए जा सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे? एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, बेसिकली खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, टेलीग्राफ, रोड्स, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंटेंसिफाई हो गया, और हैवी लैंड रेवेन्यू कंटिन्यू। तो जो हैवी लैंड रेवेन्यू था वो जारी रखा। नेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, सॉरी, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ने लगी, और इसी के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप भी होना शुरू हुआ, जैसे कांग्रेस भी, और भी कई सारी पार्टी। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इंस्पायर्ड लेटर फ्रीडम मूवमेंट, और इसने ही जो बाद का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसे इंस्पायर किया। साइकोलॉजिकल, लॉस ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी मिथ, तो ये वही 1834 का जो अफगान वॉर था, और 1854 का 1838, और 1854 का जो क्रीमियन वॉर था, तो इसने ही ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी का जो मिथ था कि ब्रिटिश को नहीं हराया जा सकता, उसको खत्म किया, और इंडियंस ने रियलाइज किया कि ब्रिटिश को चैलेंज किया जा सकता है। इसके बाद फिर कंक्लूजन में हम कुछ देख सकते हैं कि जो रेडीमेड हमारे पास कंक्लूजन होने चाहिए कि, तो इस टाइप का कुछ कि देयरफॉर इट वाज नॉट merely a mutiny but a historic movement that exposed colonial vulnerabilities and inspired later phases of Indian freedom struggle। और सेकंड हम देख सकते हैं कि द रिवॉल्ट शुड बी understood not in narrow terms but as a broad social and political upheaval that altered colonial relations and inspired future resistance। तो इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जो कि यूपीपीसीएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और ऐसे करके हम मेंस तक कुछ हर पेपर में कोशिश करेंगे कि हर पेपर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाएं जिन पे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिस पे कि आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was more than a सिपाही म्यूटनी but less than a national movement critically examined। तो इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी इसके साथ में, उस पर आप इसका आंसर शेयर कर सकते हैं, और उस आंसर का फीडबैक या फिर उस आंसर का रिव्यू कि क्या कैसा आंसर है, वो हम टाइम के साथ देने की कोशिश करेंगे कि टाइमली हम अ, उसका रिव्यू फीडबैक आपको दे सकें कि आपने कैसा लिखा है। जय हिंद।